हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल T10 स्टडी पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे पादप हार्मोन के बारे में। इससे पहले मैंने आप लोगों को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर का पहला पार्ट कराया था, जिसमें मैंने बताया था कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या है, यानी नियंत्रण और समन्वय क्या है। ठीक है। और पादप में जो अनुवर्तनी गति होती है, या चाहे आप प्रकाश अनुवर्तनी गति की बात कर लें या फिर आप जलानुवर्तनी गति की बात कर लें, ठीक है, तो वो सारा चीज़ हमने करा रखा है। ठीक है। आज के क्लास में हम लोग जनरली डिस्कस करेंगे पादप हार्मोन के बारे में, या कह लें कि पादप में जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है वो कैसे होता है। तो देखिए, पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताया था कि जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है, ठीक है, उसके लिए दो चीज़ जिम्मेदार है। एक तो आपका जिम्मेदार है तंत्रिका कोशिका। यदि आपने पिछला क्लास किया होगा तो आप लोगों को भली भांति याद होगा। ठीक है। एक जिम्मेदार होता है आपका तंत्रिका कोशिका, और दूसरा क्या जिम्मेदार होता है, हार्मोन। ठीक है। ये दो ऐसे कंपोनेंट हैं हमारे शरीर का, जिसके वजह से हम अपने शरीर जो है और शरीर में जितने भी ऑर्गन्स हैं उनके बीच में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो होता है वो स्थापित कर पाते हैं, नियंत्रण और समन्वय जो होता है वो स्थापित कर पाते हैं। लेकिन बात आती है कि क्या सभी जीवों में इन्हीं दोनों के सहायता से होता है, तो इसका जवाब होगा नहीं। देखिए, जनरली क्या होता है कि जितने भी जंतु हैं, ठीक है, जंतु में आपका नर्व सेल भी पाए जाते हैं और हार्मोन्स भी पाए जाते हैं। ठीक है। तो जंतु में किस प्रकार का नियंत्रण और समन्वय होता है, तो जंतु में तंत्रिका कोशिका के माध्यम से भी होगा और हार्मोन के माध्यम से भी होगा। इसीलिए जंतु में क्या कहेंगे, तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय पाया जाएगा। और क्या पाया जाएगा, हार्मोन को आप रासायनिक नियंत्रण और समन्वय कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय। ठीक है। चूँकि हमारे शरीर में जितने भी उपापचयी क्रियाएँ होती है, ठीक है, और उनके संपादन के लिए जिस भी रसायन का स्राव होता है ग्रंथियों से, उन सभी रसायनों को हम लोग हार्मोन के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो तंत्रिका कोशिका के द्वारा हुआ तो तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय, और हार्मोन के द्वारा हुआ तो रासायनिक नियंत्रण और समन्वय। चूँकि तंत्रिका कोशिका और हार्मोन्स जंतु में अवेलेबल होते हैं तो उसमें दोनों प्रकार के नियंत्रण और समन्वय होंगे। लेकिन प्लांट में क्या होता है कि नर्व सेल नहीं होता है। उसमें क्या होता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ पाया जाता है रासायनिक। तो देखिए, यहाँ पर क्या है, जितने भी एनिमल होते हैं, एनिमल में आपका दोनों चीज़ पाया जाएगा, नर्व सेल और हार्मोन्स। ठीक है। तो उसमें दोनों प्रकार के नियंत्रण और समन्वय होंगे, एक तो तंत्रिकीय नियंत्रण समन्वय और हार्मोन का, या कह लें रासायनिक नियंत्रण और समन्वय। लेकिन प्लांट में आपका नर्व सेल नहीं होगा, क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ हार्मोन या कह लें कि रसायन होता है। तो उसमें सिर्फ और सिर्फ कौन सा नियंत्रण और समन्वय पाया जाएगा, रासायनिक नियंत्रण और समन्वय पाया जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। तो रासायनिक नियंत्रण और समन्वय जो होता है, तो उसके लिए पादप में कौन कौन से हार्मोन जिम्मेदार हैं, तो देखिए इसके लिए बेसिकली 5 हार्मोन जिम्मेदार होते हैं, जो कि मैंने यहाँ पर आप लोगों के सामने लिख रखा है। ठीक है। या ऐसे भी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पौधे में मुख्यतः कितने प्रकार के हार्मोन्स पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा पौधे में मुख्यतः 5 प्रकार के हार्मोन्स पाए जाते हैं। देखिए आप लोगों के सामने है, ऑक्सिन है, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड और एथिलीन। ये 5 प्रकार के जनरली जो हार्मोन है वह पादप में विभिन्न प्रकार के जो क्रियाकलाप होते हैं उन सभी के संपादन में सहायता प्रदान करता है। ठीक है। तो आज हम लोग इसी हार्मोन के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम बात कर लें ऑक्सिन के बारे में। ऑक्सिन क्या है, तो देखिए ऑक्सिन एक पादप हार्मोन है, ठीक है, जो कहाँ, तो पौधे के शीर्ष भागों में स्रावित होता है, यानी शीर्ष भागों से स्रावित होता है। आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा टिश्यूज़, उसमें आप लोगों को बताया गया होगा कि पौधे की जो लंबाई बढ़ती है उसके लिए जिम्मेदार कौन सा ऊतक है, तो आप लोगों को बताया गया होगा कि उसके लिए जिम्मेदार होता है विभज्योतक ऊतक। क्या होता है, विभज्योतक ऊतक, जिसमें भी 3 प्रकार के होते हैं, और 3 में जो आपका फर्स्ट आता है शीर्षस्थ विभज्योतकी ऊतक, उसके माध्यम से क्या होता है, पौधे की लंबाई में वृद्धि होती है। तो शीर्षस्थ विभज्योतकी ऊतक कह लें या डायरेक्ट विभज्योतकी ऊतक कह लें, इनमें कौन से हार्मोन का स्राव होता है, तो इसमें होता है ऑक्सिन हार्मोन का स्राव। और इसी ऑक्सिन हार्मोन के स्राव होने के वजह से क्या होता है कि पौधे की जो शाखाएं होती है वह बनती है, जिसके कारण पौधे की लंबाई में वृद्धि होती है। तो इसका मतलब यह है कि ऑक्सिन आपका कहाँ सेक्रेट होगा, ऑक्सिन सेक्रेट होगा पौधे के शीर्ष भाग में। ठीक है। पौधा का जो शीर्ष भाग होता है जैसे कि तना, ठीक है, उन सभी में क्या होगा, ये सेक्रेट होगा। और ये क्या करता है, पौधे की जो लंबाई होती है उसमें क्या कराता है, वृद्धि कराता है। ठीक है। पौधे की लंबाई में वृद्धि कराएगा, कोशिका विभाजन में मदद करेगा,
ठीक है, ये दोनों पॉइंट आप लोग कंप्लीट याद रखिएगा। अब बात कर लें कि ऑक्सीजन का सबसे पहले खोज किसने किया था, तो याद रखिएगा एक डार्विन थे। 1880 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था, ऑक्सीजन का खोज किया था। देखिए डार्विन के बारे में आप लोगों को आगे भी पढ़ना है, डार्विनवाद, डार्विन का सिद्धांत कि डार्विन ने कौन कौन से सिद्धांत दिए थे, ठीक है। तो उन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग अगले क्लास में डिस्कस कर लेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे इवोल्यूशन चैप्टर तब, ठीक है। अभी फ़िलहाल इतना याद रखिए कि ऑक्सीजन का खोज किसने किया, डार्विन ने किया। कब किया, 1880 ईस्वी में किया। ऑक्सीजन का निर्माण कहाँ होता है, तो पौधे के शीर्ष भाग में होता है। इसका काम क्या है, तो इसका काम है पौधे के कोशिका का विभाजन में सहायता करना और कोशिका के दीर्घन में यानी कि लंबाई में बढ़ाना, उसका सहायता करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं जिब्रेलिन्स। दूसरा हार्मोन क्या है, जिब्रेलिन है। ये भी क्या होता है, जो आपका शीर्षस्थ विभज्योतकी उत्तक होता है, जो पौधे का शीर्ष भाग होता है उसके ठीक पीछे ये स्रावित होने वाला हार्मोन है। और ये इसका काम है ऑक्सीजन का जो काम होता है उसमें ये मदद करता है, ठीक है। यानी हम ऐसे भी कह लें कि ऑक्सीजन क्या करता है, कोशिका विभाजन एवं दीर्घन में क्या करता है, मदद कराता है। और ऑक्सीजन का जिब्रेलिन हेल्प करता है ताकि ऑक्सीजन जो है ज़्यादा मात्रा में सेक्रेट हो और कोशिका के विभाजन और दीर्घन में सहायता करे, पौधे की लंबाई में वृद्धि करे। इसका एक और काम याद रख लीजिएगा कि ये जो है फलों के वृहत आकार या फिर बीजों के निर्माण में भी मदद करता है। आप लोगों ने जनरली सुना होगा कि अक्सर जो हम लोग अभी या हमारे यहाँ जो खेती की जाती है, तो देखा होगा कि जो किसी भी चीज़ का खेती किया जाता है तो उसमें एक्सटर्नल केमिकल का यूज किया जाता है ताकि जो बड़े आकार के फल उससे प्राप्त हो सके। तो उसमें भी कौन से केमिकल का यूज़ किया जाता है, तो जिब्रेलिन का ही यूज किया जाता है ताकि वृहत आकार के फल या फिर फूल प्राप्त किया जा सके, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये दोनों पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। एक चीज़ और याद रख लीजिएगा कि जिब्रेलिन का जो खोज है उसने किसने किया था, कुरोसावा ने किया था। कब किया था, 1928 ईस्वी में किया था। तो ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं आगे साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह जो है यह पौधे में जीर्णता को रोकने का काम करता है। अब जीर्णता क्या होता है, देखिए बेसिकली क्या होता है, अगर हम मनुष्य की बात कर लें तो 30 से 35 वर्ष की आयु के बाद बुढ़ापा आना स्टार्ट हो जाता है। यानी हमारे शरीर की जो कोशिकाएं होती है वह जो नॉर्मल वर्क करता है तो वह नॉर्मल वर्क नहीं कर पाता है 30 से 35 वर्ष की आयु के बाद, यानी कि बुढ़ापा आना स्टार्ट हो जाता है। तो पौधे में भी क्या होता है कि पौधे में यह जो साइटोकाइनिन है यह बुढ़ापा को रोकता है। तो बुढ़ापा को भाई रोकेगा कैसे, तो देखिए ये जो है साइटोकाइनिन पादप में एक प्रकार का आपने पढ़ा होगा, किसके बारे में, लवक के बारे में, प्लास्टिड के बारे में पढ़ा होगा, जिसमें आपका हरित लवक था। तो हरित लवक के निर्माण में जो क्या करता है, साइटोकाइनिन हेल्प करता है। ये जो साइटोकाइनिन है यह हरित लवक के निर्माण में हेल्प करता है, ठीक है। जिसके वजह से क्या होता है कि पौधे में जीर्णता नहीं आती है जल्दी, या कह लें कि पौधे में जीर्णता को रोकने वाला हार्मोन कौन है, साइटोकाइनिन है। और इसका खोज किसने किया था, मिलर ने किया था। कब किया था, तो 1955 ईस्वी में किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड को ABA भी कहा जाता है। एब्सिसिक एसिड को क्या कहा जाता है, ABA भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। अब देखिए अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि ऑक्सीजन जो है यह पौधे की लंबाई में वृद्धि कराएगा, ठीक है, कोशिका विभाजन कराएगा। जिब्रेलिन क्या है, ऑक्सीजन का मदद करेगा विभाजन में या कोशिका के विभाजन में या कोशिका के दीर्घन में। साइटोकाइनिन क्या करेगा कि हरित लवक के निर्माण में मदद करेगा ताकि जीर्णता ना आए। लेकिन आपका जो एब्सिसिक एसिड है ABA है, इसमें विलेन का काम करता है, ठीक है। विलेन कहने का मतलब क्या होता है कि ये जो है पौधे के विकास जो होता है उसको रोकता है, पौधे के विकास को क्या करता है, रोकता है। या डायरेक्ट हम ऐसे कह लें कि इसमें पौधे में जो हार्मोन्स पाए जाते हैं जो कि पौधे के शरीर का डेवलपमेंट कराता है, तो उसके प्रभाव को क्या कर देता है, उलट देता है, यानी उसके प्रभाव को ये कम कर देता है। कौन, तो एब्सिसिक एसिड। तो ये एक विलेन का काम करता है पौधे के शरीर में, जिसके वजह से क्या होता है कि पौधे में जल्दी जीर्णता आने लगता है, ठीक है। लेकिन जीर्णता को रोकने के लिए साइटोकाइनिन होता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब इस सभी हार्मोन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है, जो एग्ज़ाम में मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है, वो है आपका एथिलीन हार्मोन। कौन सा, एथिलीन। देखिए हार्मोन्स जो जनरली होते हैं, केमिकल्स जो जनरली होते हैं, वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं। कौन से फॉर्म में होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं। तो हमने अभी जो देखा ये 4 हार्मोन, ऑक्सीजन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड,
ठीक है। ये सारे आपका लिक्विड फॉर्म में थे, लेकिन आपका जो एथिलीन है ये आपका गैसीय फॉर्म में होता है, ठीक है। कौन सी अवस्था में होता है? गैसीय अवस्था में होता है आपका, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है कि कौन सा ऐसा पादप हार्मोन है जो कि गैसीय अवस्था में पाया जाता है। तो याद रखिएगा, एथिलीन एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो कि गैस की अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। और यह जो है इसका काम क्या है? तो इसका काम है फल को पकाना, ठीक है। जनरली जो पौधे में फल लगते हैं कुछ समय के बाद वह पक जाता है, खाने योग्य हो जाता है। तो जो फल जो पकता है तो उसके लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? तो उसके लिए जिम्मेदार है आपका एथिलीन, ठीक है। और हम लोग जो कृत्रिम रूप से जिस केमिकल का यूज करते हैं, जिसको हम लोग बोलचाल की भाषा में कार्बेट बोलते हैं, वह दरअसल क्या होता है? एसिटिलीन होता है। क्या होता है वह? एसिटिलीन होता है। तो एसिटिलीन का यूज करके भी हम लोग क्या करते हैं? फलों को पकाते हैं। लेकिन पौधा में जो कृत्रिम रूप से स्रावित होने वाला हार्मोन है वह एथिलीन है, और इसी के वजह से क्या होता है कि पौधे में फल पकता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये पांचों हार्मोन के बारे में आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लें कि पादप में कितने प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं। तो पादप में 5 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं: ऑक्सीन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड और एथिलीन, ठीक है। अब देखिए, ऑक्सीन का काम क्या है? पौधे की लंबाई में वृद्धि कराना, कोशिका विभाजन कराना, ठीक है। जिब्रेलिन का काम क्या है? ऑक्सीन का मदद करना, किस में? कोशिका के विभाजन में और कोशिका के वृद्धि में या पौधे की लंबाई में वृद्धि कराने में। साइटोकाइनिन का काम क्या है? साइटोकाइनिन क्या करता है? पौधे में बुढ़ापा को आने से रोकता है, जीर्णता को रोकता है, ठीक है। उसके बाद एब्सिसिक एसिड की बात करें तो एब्सिसिक एसिड क्या करता है? ऑक्सीन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन के प्रभाव को क्या कर देता है? उलट देता है, यानी कि इसका जो प्रभाव होता है इसके प्रभाव को कम करने का काम करता है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कभी कभार जो खेतों में खरपतवार होते हैं उसको जलाने के लिए जो केमिकल का यूज़ किया जाता है उसमें एब्सिसिक एसिड का यूज़ किया जाता है ताकि खरपतवार नष्ट हो सके, ठीक है। उसके बाद एथिलीन की अगर हम बात कर लें तो एथिलीन एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है और यह फल को पकाने में मदद करता है। तो ये रहा आप लोगों का पादप हार्मोन से रिलेटेड जितने भी चीज़ें थे वो सारा हमने कंप्लीट करा दिया। उम्मीद करते हैं कि ये सारा चीज़ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे क्या? अगले क्लास में हम ये देखिए, पादप हार्मोन आप लोगों का कंप्लीट है। अब हम लोगों को आता है कि ह्यूमन में किस तरीके से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है, नियंत्रण और समन्वय होता है। तो मैंने जब स्टार्ट किया था वीडियो उसी समय मैंने कहा था कि जो जंतु या मानव की बात कर लें तो उसमें तंत्रिकीय और रासायनिक दोनों नियंत्रण और समन्वय पाया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ लेंगे तंत्रिकीय नियंत्रण, उसके बाद हम लोग पढ़ लेंगे रासायनिक नियंत्रण, ठीक है। तो वो सारा चीज़ हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।